हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसी को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर हम पढ़ रहे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं और इनके एग्जाम्पल भी हमने लगभग डिस्कस कर लिए थे। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप देख लीजिए, जो जो टॉपिक्स हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं उन्हें एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। चलिए, फिर हमने देख लिया था कि केमिकल इक्वेशंस जो है या रिएक्शंस जो है उन्हें कैसे बैलेंस किया जाएगा। अगर वर्ड इक्वेशंस की फॉर्म में है तो उन्हें कैसे हम स्केलेटल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, फिर उन्हें बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने लगभग पढ़ ली थी। ठीक है, कॉम्बिनेशन पढ़ ली थी और डिकम्पोजिशन भी पढ़ ली थी। चलो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ एग्जांपल्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलो तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर हमें क्या करना है, टेक 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है एक चाइना डिश में। ठीक है, चाइना डिश हम जानते हैं इस तरीके से कटोरे जैसा होता है ना, चाइना डिश। ठीक है, इसमें लेना है सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है, 2 ग्राम। प्लेस दिस इन सनलाइट फॉर सम टाइम। अब इसको कुछ टाइम के लिए सनलाइट में रख देना है। इट्स व्हाइट कलर टर्न्स ग्रे। तो इसका जो ये व्हाइट कलर है ये क्या हो जाएगा, ग्रे कलर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू। अब ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि जैसे ही सनलाइट पड़ी, देखो ये हमने AgCl रखा है, इस पे सनलाइट पड़ी तो Ag अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया, क्योंकि Ag और Cl दोनों ही क्या हो गए, अलग हो गए। किसकी वजह से, लाइट की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। तो AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में 2Ag प्लस Cl2 इसमें ब्रेक होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि AgCl क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। जैसे H2O का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लिख सकते हैं, H2O क्या हो रहा था, डिकम्पोज हो रहा था H2 प्लस O2 में। ठीक है, चलो तो नोट कर लो बच्चों इसे, कई सारे एग्जाम्पल हमारे हो गए हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड का। जैसे सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल था, वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जाम्पल यहाँ पर है। तो सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम वे में बिहेव करती है जैसे सिल्वर क्लोराइड करता है। ठीक है, तो AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होगा Ag और Br में। तो यही तो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा था। तो देखो एक बार रिवाइज करें, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था A प्लस B गिव्स AB। इस तरीके से काम करती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो वो इसके जस्ट अपोजिट होती है कि ए भी हमारा कोई रिएक्टेंट है, वो ब्रेक हो रहा है A प्लस B में। तो देखो दोनों लगभग सिमिलर है लेकिन थोड़ा अपोजिट है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो सिल्वर ब्रोमाइड और ये जो सिल्वर क्लोराइड है जो हमने अभी देखा, सनलाइट वाली जो रिएक्शन थी, आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो इसे जो है ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये कैसा हो रहा है, ग्रे हो रहा है। पहले व्हाइट रहता है, फिर क्या हो रहा है, ग्रे हो रहा है, कलर में चेंज कर रहा है ना, तो इस वजह से इसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। क्लियर है इतना। चलो तो नोट कर लो बच्चों इसे। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड एनर्जी
डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी यानी कि जैसे हीट है, लाइट है, ये भी एनर्जी की फॉर्म ही तो है। एनर्जी है, लाइट है, सॉरी हीट है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है। टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, जैसे हमने अभी बात की ना, ए भी क्या है, रिएक्टेंट है, वो ब्रेक डाउन होता है ए और बी में। जैसे AgBr था, वो रिएक्टेंट था, ब्रेक डाउन हो रहा था Ag प्लस Br में, ठीक है। तो ये ब्रेक करने के लिए इसे एनर्जी चाहिए। जैसे हमने अभी AgBr AgCl वाली रिएक्शन की बात की थी, तो वहां पर एज ए एनर्जी सनलाइट ने काम किया है ना। सनलाइट क्या थी, वहां पे एक एनर्जी थी जो Ag और Br को तोड़ रही थी, या Ag और Cl को तोड़ रही थी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, उस रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब वो एनर्जी हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, ठीक है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था जो कि था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट रिलीज होती है, हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। जैसे हमने जिंक ग्रैन्यूल्स वाली रिएक्शन देखी थी, तो उसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला था, ठीक है, या कोई भी डाइल्यूट एसिड डाला, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो हमने क्या देखा कि जो बीकर है वो हॉट हो जाता है। किस वजह से, क्योंकि उस रिएक्शन के दौरान हीट बाहर रिलीज होती है, ठीक है। तो जब हीट बाहर रिलीज होती है तो ऐसी रिएक्शंस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कुछ रिएक्शंस यहाँ पर जैसे ये वाली रिएक्शंस है, जैसे हमने AgCl की रिएक्शन देखी, AgBr की रिएक्शन देखी, तो देखा क्या इनमें यूज हो रही थी एनर्जी, है ना, सनलाइट जैसे इनको देनी पड़ रही थी, यानी कि हीट जो है रिएक्शन में क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, या एनर्जी रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। जैसे ये एग्जांपल आप एक बार इसको अगेन देख सकते हो, जैसे कि AgBr है, तो यहाँ पर सनलाइट है, यानी कि सनलाइट क्या एक प्रकार की हीट ही तो है, तो ये यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ रही है, एक प्रकार की एनर्जी है सनलाइट, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ रही है जिससे कि ये ब्रेक हो रहा है। तो एनर्जी यहाँ पर देने का मतलब एनर्जी यहाँ पर ये एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तभी तो देनी पड़ रही है एनर्जी। तो इससे क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, यानी कि जो रिएक्शन है वो पॉसिबल हो पा रही है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एक्सोथर्मिक में और एंडोथर्मिक में। चलिए, तो एक और एक्टिविटी यहाँ पर है, टेक 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस, हमें लेना है 2 ग्राम एक टेस्ट ट्यूब में। मिक्स करना है इसको 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के साथ, ठीक है। बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड को 2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स करना है, तो ऐसी कुछ रिएक्शन बनेगी। बनेगा क्या हमारे पास, BaCl2 प्लस NH4OH। क्लियर, चलो। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम एनवायरमेंट, क्योंकि ये एनवायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। सो बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब बिकम कूल, तो टेस्ट ट्यूब का जो बॉटम है वो कूल ही रहेगा, हॉट नहीं होगा। हॉट होता तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होती, ठीक है। कूल ही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है इतना, चलो बच्चों तो नोट कर लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक है हमारी डिकम्पोजिशन और एक है कॉम्बिनेशन। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और साथ ही दोनों रिएक्शन है तो बहुत इजी रिएक्शन, ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा, काफी सारे एग्जांपल डिस्कस किए। अब आती है नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या होती है, डिस्प्लेस होता है, ठीक है। अब डिस्प्लेस होने का मतलब क्या है वो यहाँ पर समझते हैं। चलिए, these are the reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element। तो ये रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसके कंपाउंड से वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेते हैं, यानी कि उसकी जगह पर आ जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच की रिएक्शंस हमने देखी हैं, ठीक है। तो क्लास 7th में 8th में भी ये हमारे पास है, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच की रिएक्शन। तो कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच की रिएक्शन में क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट है और जो आयरन है, आयरन क्या कर लेता है, कॉपर की जगह पर आ जाता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है,
ठीक है, चलो तो होता क्या है, हमने लिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और एक थ्रेड से टेस्ट ट्यूब में लिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और एक थ्रेड से यानी कि धागे से आयरन नेल को बांध करके इसमें डाल दिया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो हम क्या देखते हैं, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन। जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से बाहर निकालते हैं तो वो कुछ ऐसे हमें दिखती है आयरन नेल, ठीक है। चलो तो टेक 3 आयरन नेल्स, 3 आयरन नेल हमें लेनी है, क्लीन्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर। तो सैंड पेपर से हम उसको साफ कर देंगे, ठीक है, ताकि जब हम रिएक्शन परफॉर्म करें तो उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल ना आए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब A एंड B, 2 टेस्ट ट्यूब हमें लेनी है A और B। एड 10 ml कॉपर सल्फेट, दोनों में हमें 10 ml कॉपर सल्फेट डालना है सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब, ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देना है। इमर्स 2 आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट इन टेस्ट ट्यूब, उनमें 2 आयरन नेल डाल देनी है। कीप 1 आयरन नेल असाइड फ्रॉम कंपैरिजन, और एक आयरन नेल को हमें अलग कर देना है, यानी कि 2 बीकर पे सॉरी 2 में हमने जो टेस्ट ट्यूब लिया है उसमें हमें क्या डालना है, आयरन नेल को डाल देना, और एक आयरन नेल को हमें अलग रख देना है, क्योंकि हमने 3 आयरन नेल ली थी ना, 2 हम टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, एक को अलग रखना है हमें कंपैरिजन के लिए, ठीक है, इतना करना है। तो एक बार आप इसे नोट कर लो, ठीक है। तो समझ में आया, सिंपली हमें करना क्या है, हमें लेनी है 3 टेस्ट ट्यूब, तीनों टेस्ट ट्यूब में डालना है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में डाल देनी है 2 कील, सॉरी हमें लेनी है 2 टेस्ट ट्यूब, सॉरी इसमें डाला कॉपर सल्फेट और इसमें भी डाला कॉपर सल्फेट, और हमें लेनी थी 3 कील, एक कील ये हो गई, एक कील ये हो गए, एक कील हो गए। अब ये 2 कील तो हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दी जिसमें कॉपर सल्फेट है, और ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ कॉपर सल्फेट है, ठीक है। और ये टेस्ट ट्यूब ये वाली जो आयरन नेल है इसको हमने अलग रख दिया है, सिंपल है ना, यही तो लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है, ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब दोनों में से एक टेस्ट ट्यूब में हमें 2 कील डालनी है, जो आयरन नेल है कील है वो डालनी है, और एक कील को जो है वो अलग रखना है, ठीक है। तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हमारा कुछ दिखेगा। तो अब हमें अब ऑब्जर्व करना है, तो हमें दिखा क्या, तो देखो हमें ये दिखेगा, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B हमने ली, तो एक टेस्ट ट्यूब में हमने ये 2 क्या डाल दी, आयरन नेल डाल दी, और एक में हमने कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। तो आफ्टर 20 मिनट्स इट इज फाउंड द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश, तो हमें क्या दिखेगा, वो जो आयरन नेल थी हमने रखी हुई जो इस टेस्ट ट्यूब में, वो कैसी हो गई, भूरे रंग की हो गई, ठीक है। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो फेड हो गया है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयरन बाय कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये किस वजह से हुआ, ये हुआ आयरन के डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। आयरन ने, कॉपर ने क्या करा, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर क्या हो गया, आयरन की जगह पर चला गया, और यहाँ पर आ गया आयरन, जैसे यहाँ पर देखो ये है आयरन, ये है कॉपर सल्फेट, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर की जगह पर चला जाएगा, और कॉपर जो है वो आयरन की जगह पर चला जाएगा, तो ये हो गया आयरन सल्फेट, और यहाँ पर अलग हो गया हमारा कॉपर। तो इस वजह से, इस रिएक्शन की वजह से, जिसमें हमने कील डाली थी, जो कील जो है वो तो ब्राउनिश कलर की हो गई, और जो कॉपर का जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन बना था वहां पर, वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। वहीं जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है हमारी, उस पर जो हमारा सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा कैसा दिखता है, हमें पूरा का पूरा ब्लू दिखता है, क्योंकि हमने उसमें कोई भी लोहे की कील जो है वो नहीं डाली, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन थी, आप समझ गए होंगे। एक बार देखो इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हमने क्या किया, सिंपली 2 टेस्ट ट्यूब ली, दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट डाला, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अब इस वाली टेस्ट ट्यूब में हमने 2 कील डाल दी, और एक कील हमने अलग रख दी, ठीक है, और इस वाली टेस्ट ट्यूब में 2 कील डाली, और इस वाली में कुछ नहीं डाला। तो यहाँ पर हमने देखा इसका कलर अभी भी क्या है, ब्लू है, क्योंकि इसमें कुछ डाला ही नहीं है, कॉपर सल्फेट का कलर तो ब्लू ही होता है उसके सॉल्यूशन का कलर, ठीक है, तो ब्लू ही रहेगा।
ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा कि कील डालने की वजह से ये वाली रिएक्शन यहाँ पर होती है। इस रिएक्शन के होने के कारण इसमें जो ये कलर था ब्लू कलर, ये क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, FADE, क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। और जो लोहे की कील देखी हमने, वो जो लोहे की कील है उस पर कैसा कलर आ जाता है, इस तरीके से ब्राउनिश कलर आ जाता है, क्योंकि हमने दूसरी कील से इसको कंपेयर करके देखा जो हमने अलग रखी हुई थी। क्लियर है? तो पूरा एक्सपेरिमेंट में हमने सिर्फ यही किया। ठीक है, तो जो क्या दिखाता है, ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि कैसे कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो नोट कर लो बच्चों इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, फिर इसके बाद हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ये है जिंक, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव वाले को क्या कर लेगा, उसकी जगह पर आ जाएगा, यानी कि उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक, ये कॉपर सल्फेट, तो ये बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर। नेक्स्ट लेड है और कॉपर क्लोराइड, तो ये बन गया लेड क्लोराइड और कॉपर। जिंक एंड लेड, तो यहाँ पर देखो मेन पॉइंट तो ये है कि जो जिंक है और लेड है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। रिएक्टिविटी, जो एक्टिविटी सीरीज है, यहाँ हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, उस पर जो है जिंक और लेड क्या है, ऊपर ऊपर पोजीशन में है। ठीक है, अपर पोजीशन पे है, जिस वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव भी है। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसीलिए ये कॉपर के कंपाउंड से कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। क्लियर है इतना? चलो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको जरूर नोट करना है। ठीक है, चलो अब बाकी जो एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज है वो तो हम क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं, वो तो हमें पता ही है। क्लियर है? चलो नोट कर लो बच्चों। चलो, तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो एक मेमोनिक्स हमने याद किया था पहले भी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ fearless zebra, instead try, learn how copper saves gold। इस तरीके से एक सीरीज हमने याद की थी कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, इसका मतलब प्लीज यानी कि पोटेशियम जो कि है के, स्टॉप यानी कि सोडियम, एस से सोडियम आता है। ठीक है, कॉलिंग यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, यानी कि एल्यूमिनियम, केयरलेस यानी कि यहाँ पे आ जाता है कार्बन। ठीक है, कार्बन मेटल नहीं है, लेकिन ये हम ऐसे पढ़ते हैं ना, कार्बन से ऊपर वाले, कार्बन से नीचे वाले। तो जिंक यानी कि ज़ेब्रा यानी कि जिंक, इंस्टेड यानी कि आयरन, ट्राई यानी कि टिन, लेड, लर्न यानी कि लेड, हाउ यानी कि फिर आ जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस सीरीज को जरा हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। चलो, तो एक बार रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई learn how copper is gold। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल कौन कौन से, प्लीज यानी कि पोटेशियम, दैट इज के,
स्टॉप यानी कि सोडियम यानी कि Na, कॉलिंग यानी कि कैल्शियम, ठीक है, मी यानी कि मैग्नीशियम, ए यानी कि एल्यूमिनियम, जेब्रा यानी कि जिंक, इंस्टेड यानी कि आयरन, ठीक है, Fe, ट्राई यानी कि टिन, लर्न यानी कि लेड, हाउ यानी कि हाइड्रोजन, अच्छा यहां पर आता है कार्बन बीच में, हाइड्रोजन, फिर ये तो सेम कॉपर है ही, सिल्वर Ag लिख सकते हो आप, और ये है गोल्ड, Au लिख सकते हो, लेकिन नाम से इस तरीके से। ये हमारी है रिएक्टिविटी सीरीज। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए थे ना, लेड है, कॉपर है, जिंक है, कॉपर है, तो लेड और जो जिंक है वो कॉपर को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं इसके कंपाउंड से। क्यों कर रहे हैं डिस्प्लेस, जैसे कि यहाँ पर देखो, जो जिंक है और जो लेड है, ठीक है, वो कहां पर है, देखो इसके बाद है कॉपर, तो कॉपर से ये काफी क्या है, ऊपर है ना, पहले है कॉपर से पहले होने की वजह से ये कॉपर को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। सेम हमने आयरन वाला भी देखा था, यहाँ पर भी हमने सेम देखा था कि आयरन जो है और कॉपर जो है दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी जगह में चेंज कर रहे हैं। यानी कि सिंपल सी बात कहें तो आयरन जो है कॉपर को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, यही बात हमने पढ़ी थी कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो ही डिस्प्लेस करेगा कम रिएक्टिव वाले को। तो देखो यहाँ पर है हमारा आयरन, तो आयरन डिस्प्लेस कर रहा था ना कॉपर को, ये है कॉपर, तो देखो आयरन काफी पहले है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ऊपर है, और कॉपर उतना ज्यादा ऊपर नहीं है। कॉपर क्या है, हाइड्रोजन, तो कॉपर आप देखो कहां पर है, हाइड्रोजन के बाद है रिएक्टिविटी सीरीज में, जबकि बाकी सारे क्या है, ये हाइड्रोजन से ऊपर है, इस वजह से ही। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा अच्छे से, क्लियर। बाकी और एग्जांपल्स और बाकी की रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।